नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी और एनसीसी इंचार्ज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, पिछली हमने कई वीडियोस में हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें कुछ ज्योग्राफी के थे, कुछ एनसीसी के थे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में सोचकर भारतीय को गर्व होता है अपनी सेनाओं पर, और वो टॉपिक है विजय दिवस का। विजय दिवस आज तारीख़ है 16 दिसंबर, और ये वो तारीख़ है जिस तारीख के बारे में सोच करके पूरा विश्व हैरानी और गर्व से भारतीय सेना की ओर देखता है। विजय दिवस दरअसल हमारी सेनाओं का सम्मान का दिवस है, और ये जो दिवस है ये हम मनाते हैं अपनी सेनाओं के शौर्य, बहादुरी, वीरता के लिए, और जो उसे दुनिया में सम्मान प्राप्त है उसके लिए। किस लिए मनाते हैं हम? ये दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये वो दिन है जब 1971 में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस युद्ध के दौरान जो भारतीय सेनाओं ने वीरता दिखाई थी और जो जलवा दिखाया था, उसी की याद में हम लोग 16 दिसंबर प्रत्येक वर्ष विजय दिवस का आयोजन करते हैं। इस दिन क्या हुआ था? हमने पाकिस्तानी सेना के ऊपर विजय प्राप्त की थी, और ऐसी विजय जो भारतीय अथवा विश्व सैन्य इतिहास में अद्वितीय है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने उस युद्ध में, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये समारोह जो हम मनाते हैं विजय दिवस, इसकी शुरुआत लगभग 1976 में हुई थी। जब हमने 1971 में ये वार जीत लिया था, तो 1976 में हमने इसकी शुरुआत की, इस दिवस को मनाने की, जब अमर जवान ज्योति जो कि दिल्ली में है वहाँ पर श्रद्धांजलि करके और इस दिन को याद करने की कोशिश की, जिसमें कि हमारे सैनिकों ने अद्वितीय बहादुरी का प्रदर्शन किया था। उसके बाद इसको विधिवत रूप से विजय दिवस मनाने का जो कार्यक्रम था वो सिल्वर जुबली के दौरान 1996 में शुरू हुआ था, और उसके बाद से लगातार हम विजय दिवस मना रहे हैं आज की तारीख, यानी 16 दिसंबर, जो बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। और ये क्यों मनाई जाती है, हम इस पे बात करते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत के 3 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान, भारत, और इधर पूर्वी पाकिस्तान था उस समय। और पाकिस्तान शुरू से ही भारत को परेशान करने के लिए और भारत के रास्ते में अड़ंगे डालने के लिए बदनाम रहा है। ऐसी ही हरकत उसने 1971 में की थी, जहां उसे मुंह की खानी पड़ी, और हमारी सेनाओं ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें कि लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, पाकिस्तानी सैनिकों ने। तो क्या हुआ था उस दौरान कि उसी दौरान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी, लेफ्टिनेंट जनरल के नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस समय उसको लीड कौन कर रहा था? भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। कहाँ? रमाना रेस कोर्स, ढाका। ये घटना कहाँ घटी थी? समर्पण की कार्रवाई कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में, ढाका में हुई थी। और भारतीय जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए खान नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाल करके हार स्वीकार की और आत्मसमर्पण किया। इतनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या उस दौरान भी इतनी भारी मात्रा में किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। ये विश्व रिकॉर्ड है कि भारतीय सेनाओं के सामने लगभग 93,000 हथियारबंद सैनिकों ने अपने हथियार रख दिए थे। और उस
दिन की याद में हम आज का दिवस मनाते हैं विजय दिवस, कि ये वो दिवस है जब भारतीय सैन्यों ने अपना लोहा मनवाया और 93,000 हथियारबंद सैनिक जिनके पास गोला बारूद सब कुछ था, उन्होंने अपने हथियार भारतीय सेनाओं के सामने डालकर आत्मसमर्पण किया ढाका में। अब हुआ क्या था, बात कहानी शुरू होती है जब बंटवारे के समय था। तो बंटवारे के समय हमारा देश बट गया, इधर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, उधर पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी, सबसे बड़ी कम्युनिटी पंजाबी कम्युनिटी है, फिर सिंधी है, फिर इधर बलूचिस्तान का एरिया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एरिया था। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेट करती है वो पंजाबी कम्युनिटी करती है बेसिकली पंजाब में। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ पर बेसिकली बंगाली कम्युनिटी थी, बंगला लोग रहते थे, भाषा बंगाली थी, संस्कृति बंगाली थी। यहाँ भाषा उर्दू घोषित कर दी और पंजाबी भाषा वालों का डोमिनेट था यहाँ पर। इसकी संस्कृति से बिल्कुल अलग थी। तो दोनों की संस्कृति में फ़र्क था, दोनों साथ साथ चलते रहे, लेकिन ये पाकिस्तान का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और ये पाकिस्तान अपने आप को सुपीरियर समझता था, अपने आप को वरिष्ठ समझता था और अपने आप को जो है वो बंगालियों से ऊपर मानता था। तो इस हिसाब से इसको जो है दोयम दर्जे का नागरिक बंगाल वालों को समझा जाता था। इसी तरह से इन लोगों में भी छटपटाहट थी, बेचैनी थी कि हमारे साथ जो है वो दूसरे दर्जे के नागरिक का सलूक किया जाता है। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान जो एक नेता थे, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के जो शासक थे उनके खिलाफ बगावत करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हमें और अधिकार दिए जाएं, हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें जो है चुनाव में हिस्सा लेने दिया जाए। इन्होंने कई शर्तों के पत्र भी तैयार किए और जो कि पाकिस्तान सरकार को दिए कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए और हमें पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए और हमको भी पूरा प्रशासन में रोल मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता था। इसी दौरान 1970 में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए और उससे पहले जो पाकिस्तान की सरकार थी, जनरल अयूब खान और उसके जो साथी थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर कई केस दर्ज करवा दिए, अलगाववाद के, आतंकवाद के, गद्दारी के। उनको जेल भेजने की कोशिश की गई, लेकिन जब उन्होंने इन पर केस दर्ज करवाए और इनके साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो ये पूर्वी पाकिस्तान के एक हीरो के रूप में उभर कर सामने आए शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि इन्होंने बंगाली अस्मिता के लिए, बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से इनको सजाएं मिली और जेल भी जाना पड़ा। तो 1970 में जब चुनाव हुए तो इन्होंने अवामी लीग की नामक पार्टी बनाई और वो पार्टी को इतनी ज़्यादा सफलता मिली कि पूर्वी बंगाल में 169 सीटों में से लगभग ये पार्टी 167 सीटें जीत गई, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी। और पाकिस्तान की टोटल 313 सीटों में से इसको बहुमत प्राप्त हो गया। तो अब सरकार बनती किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की, यानी एक बंगाली की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई अधिकारी, यहाँ से कोई अधिकारी आकर इस पूरे प्रांत पर राज करे। तो इन्होंने इलेक्शन कैंसिल करवा दिए, उसमें धांधली का आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बंगाली जनता में भारी असंतोष फैला। जब भारी असंतोष फैला तो बंगालियों ने पाकिस्तान के साथ विरोध प्रकट करना शुरू किया। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी पूरी की पूरी सेना जो है यहाँ से यहाँ उतार दी और बांग्लादेशियों पे अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब अत्याचार हुए तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो सेनाएं थी, जो बंगाली सैनिक थे, उन्होंने सशस्त्र आंदोलन का सहारा लिया और एक सेना बनाई जिसे कहा गया मुक्ति वाहिनी, वाहिनी जो थी वो बनाई इन्होंने। तो मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर के जो पूर्व सैनिक थे वो यहाँ पर मिलकर के इन्होंने पाकिस्तान के साथ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान ने इन पर अत्याचार और करने शुरू कर दिए। जब और अत्याचार करने शुरू कर दिए तो यहाँ से लोग भाग भाग कर भारत में शरण लेने लगे थे, यहाँ से भारत में शरण लेने लगे थे। तो जब भारत में आने लगे तो भारतीय इलाके में शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई।
भारतीय क्षेत्र में शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई और माना जाता है कि लगभग 10 लाख से अधिक शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए अलग अलग स्थानों पर, जिससे कि भारत पर अनावश्यक दबाव पड़ा, भारत के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ा। ऐसे में जो भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अमेरिका से बात की, उन्होंने दूसरे देशों से बात की, उन्होंने कहा कि इस समस्या को हल किया जाए, पर वो देश ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे और ये समस्या अब हमारे पर बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गई थी कि इन शरणार्थियों को कैसे रोका जाए। पाकिस्तान को भी कहा गया कि इसको कंट्रोल किया जाए, अत्याचार कम किए जाए, पर पाकिस्तान ने अत्याचार बढ़ा दिए। ऐसे में भारत को कार्रवाई करनी पड़ी और भारत को मुक्ति वाहिनी सेना का साथ देना पड़ा। हालांकि उससे पहले पाकिस्तान ने, भारत ने ये देखते हुए, तनाव को देखते हुए अपनी सारी जो फोर्सेस थी, आर्मी थी, वो पश्चिमी सीमा पर लगा दी गई थी। भारत की ज़्यादातर आर्मी जो है वो इस सीमा पर लगी हुई थी, लेकिन भारत की एयरफोर्स यहाँ पश्चिमी सीमा पर लगी हुई थी। यहाँ पर आर्मी के ज़्यादातर टुकड़ियाँ हमने यहाँ लगा दी थी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास घुसपैठिए बहुत आ रहे थे। लेकिन इस सारी आपाधापी में का फ़ायदा उठा करके जब हमारी सारी फोर्सेस यहाँ लगी हुई थी तो पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा से आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा से आक्रमण कर दिया और जब आक्रमण किया तो उस समय भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय के जो जनरल थे मानेक शाह, जिन्हें के सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, उनसे चर्चा करके भारत की सुरक्षा पर चर्चाएं की और उन्होंने कहा कि अब हमको जो है वो सैनिक हल ही से ही ये सारे मुद्दे को हल करना पड़ेगा। और इसी दौरान 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बिना किसी उकसावे के हमारे लगभग 11 एयरपोर्ट्स पर हमला कर दिया, जिसमें श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, आगरा, गुजरात आदि में जो एयर बेसेस थे उन पर, जैसलमेर आदि पर हमला कर दिया। 11 हमारे हवाई अड्डों पर उसने हमला कर दिया बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के। और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हम पर हमला किया तो उसका जवाब फिर भारतीय एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया। और सबसे अच्छी बात है कि भारतीय एयरफोर्स ने अगले 2 दिनों में, भारतीय एयरफोर्स ने अगले 2 दिनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, उनके हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए, उनकी एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और निष्क्रिय कर दिया। जब एयरफोर्स निष्क्रिय हो गई तो यहाँ पर भारतीय सेना ने बांग्लादेश में गई जाकर के मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर के पाकिस्तान सेना के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में पहला युद्ध था जहाँ पर के भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने संयुक्त अभियान छेड़ा। और आपको ध्यान होगा कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान ने हवाई हमले के साथ साथ जैसलमेर सेक्टर पर टैंकों से भी हमला किया था। आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म जो है, वो स्टोरी जो है वो 3 दिसंबर को हमला किया और हमारी 120 जवानों की टुकड़ियों ने पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को रोक दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में एक दिन में किसी भी आर्मी के 34 से ज़्यादा टैंक तबाह हो गए थे। पूरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा घटना कभी नहीं घटी कि किसी भी आर्मी के एक ही दिन में 30 से अधिक टैंक तबाह हुए होंगे। वो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किए थे लोंगोवाला चौकी पर, जो कि जैसलमेर में थी। और वहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदमारी और उसकी 120 जवानों की कंपनी ने पूरी रात टैंकों का मुकाबला किया था। सुबह हमारी एयरफोर्स ने जाकर के पाकिस्तान के टैंक तबाह कर दिए थे, सारे के सारे चक्के छुड़ा दिए थे, यहाँ से भागना पड़ा था उनको। तो इस मोर्चे से उन्होंने हमला किया, यहाँ से भी किया और पूर्वी मोर्चे से भी किया। पूर्वी मोर्चे पर हमारी सेना ने डटकर उनका मुकाबला किया। और उसके बाद यहाँ पर नेवी का INS विक्रांत खड़ा था, उसने भी कराची पोर्ट को बहुत तहस नहस कर दिया और समुद्र में उसने गश्त लगानी शुरू कर दी। यहाँ से कोई सहायता उसको मिली नहीं, तो पाकिस्तानी सैनिकों के पास सिवाय सरेंडर करने के, आत्मसमर्पण करने के और कोई चारा नहीं रहा था। इतनी हमने चारों तरफ से उसको इस तरह से घेर लिया था कि पाकिस्तानी ना तो भाग सकते थे, ना वो वहाँ से कहीं और निकल सकते थे। हालांकि कुछ अफसर पाकिस्तान के बताते हैं वो किस प्रकार से बर्मा के जंगलों में से छुप करके भागे और वहाँ से अपनी जान बचा करके वापस पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था। और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को लेकर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाज़ी को भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष
हथियार डालने पड़े, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और विश्व में इतनी बड़ी जीत किसी भी आर्मी की नहीं हुई है जिसमें इतनी भारी संख्या में हमारे सैनिकों ने दुश्मनों की सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया हो। उस महान दिवस की याद में ही हम आज का यह दिवस विजय दिवस मनाते हैं, जो कि हमारी सेनाओं के मनोबल को ऊंचा करता है। लगभग 12 दिन तक ये युद्ध चला और 12 दिन में हमने दुश्मन के घुटने टेकवा दिए और उसे आत्मसमर्पण पे मजबूर किया। आज की तारीख में भी भारतीय सेना पूरे मनोबल के साथ खड़ी है और जब भी कभी मौका मिलेगा तो हमें उम्मीद है कि भारतीय सेना के साथ साथ सभी भारतीय सिविलियंस और पूरा भारत देश अपनी सेना के साथ खड़ा रहेगा। आज के दिन हमारी सेना को हमारी कितनी ज़रूरत है इसकी भी अहमियत होती है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आप तक और भी वीडियोस पहुंचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।